नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 30 और 31 जनवरी 2022 के सभी डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं, फटाफट करते हैं आगाज अपनी जीत की तैयारी का। चलिए तो करते रहिए तैयारी, बिल्कुल पीछे मत हटिए और डिमोरलाइज मत हुआ कीजिए अगर कोई भी एग्जाम में थोड़ा सा भी कुछ होता है, चूक होती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। क्योंकि आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद को लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छी तैयारी की और मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो जो इंसान पढ़ता है उसके अंदर से अलग आवाज़ आती है कि मैंने तैयारी की है। तो उसी अंदर की आवाज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। आपके लिए है क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा संकल्प स्मारक का संबंध निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी से है। ओके, यहाँ पर आपको आंसर करना है लास्ट में इसके बारे में कि ये किससे संबंधित है। आपको इसका जवाब वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लेक्चर के दौरान आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। यहाँ राइट आंसर होगा डी, 250 ग्राम से जो हल्के होंगे, 250 ग्राम से हल्के, उन्हें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा 26 जनवरी 2022 को ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की गई है। ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत 250 किलोग्राम से हल्के ड्रोन को सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल 2021 के नियम 7 के तहत इसे नोटिफाई किया गया है। स्वदेशी ड्रोन निर्माण क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन निर्मित ड्रोन को भारतीय मार्केट में प्रवेश ना हो सके, इस प्रकार के नियम बनाना चाहता है। ड्रोन निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना लाई गई है। जो PLI योजना है वो भी लाई गई है, किसके लिए? ड्रोन निर्माण के लिए। ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ड्रोन का महत्व क्या है? विभिन्न वस्तुओं और दवाओं की डिलीवरी में इसके इंपॉर्टेंस है। मौसम को लेकर सर्वे करते हैं, उसमें है। एग्रीकल्चर से जुड़े सर्वे होते हैं, उसमें ड्रोन का उपयोग किया जाता है। टॉपोग्राफिकल सर्वे और स्टडीज, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ये सबसे कॉमन है, आप लोग देख चुके होंगे। हाईवे और रेलवे लाइनों के सर्वे में इसका उपयोग किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर, इंदौर में जब कोविड-19 के जो नियम थे उनका पालन करवाने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा सबसे पहले ड्रोन का उपयोग किया गया था। ड्रोन सर्टिफिकेशन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, PDF में आपको ये सब मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का जीके ज्ञान। उकाई परियोजना ये किस नदी पर और किस राज्य में है? तो याद रखिए ताप्ती नदी पर है। किस राज्य में? गुजरात में। ताप्ती नदी पर ही गुजरात में आपको एक और योजना मिलेगी, काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी, गुजरात। ओके, सलाल परियोजना ये मिलेगी आपको चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। भारत का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 पर किलोमीटर। 382 पर किलोमीटर। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन 1881 की नियमित जनगणना। अगर हम अनियमित जनगणना की बात करें तो अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और ये हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो 1872, 1872, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल ने हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, एयरटेल में करेगी गूगल निवेश। ठीक है, $1 बिलियन का निवेश कर रहा है। इससे पूर्व जियो में भी गूगल ने निवेश किया था। 28 जनवरी 2022 को एयरटेल के साथ गूगल के इस समझौते की घोषणा की गई है। गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत, याद रखिएगा इसका नाम, गूगल जितना भी निवेश कर रहा है उसका कुछ हिस्सा गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत गूगल यह $1 बिलियन का निवेश एयरटेल में कर रहा है। इसके तहत गूगल भारतीय एयरटेल में 1.28% का जो हिस्सा है वो $700 मिलियन में खरीदेगा, जबकि $300 मिलियन तक का निवेश संभावित मल्टी ईयर कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत होगा। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट होता है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमणा है।
अनुच्छेद 340 क्या करता है? ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि राष्ट्रपति SC, ST, OBC के लिए क्या कर सके? आयोगों का गठन कर सके। संविधान का अनुच्छेद 102 इसका संबंध है OBC के लिए कमीशन जो बनाया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन, ये 102 संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। सुंदर पिचई और सत्य नडेला, सुंदर पिचई किसके हैं भाई? तो याद रखिएगा अल्फाबेट के CEO हैं और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO। इन दोनों को ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2021 में। दोनों भारतीय मूल के हैं, अमेरिका से हैं। चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स 2022 में कितने सालों के बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 8 वर्षों के बाद क्रिकेट को यहाँ शामिल किया जा रहा है। चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स 2022 में क्रिकेट को 8 वर्षों के बाद शामिल किया जा रहा है। 19वें एशियन गेम्स 2022 में कुल 44 खेलों को शामिल किया जा रहा है। कितने टोटल खेल हैं? 44 हैं, इनमें से क्रिकेट भी एक है। क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, T20 फॉर्मेट को शामिल किया जा रहा है। 2014 में एशियन गेम्स में क्रिकेट खेला गया था और 2014 के एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। उस समय कौन जीता था स्वर्ण पदक? तो श्रीलंका ने जीता था। ओके, 2018 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में हांगझाओ चीन में हुआ था। 2026 में आईची नगोया जापान में होगा। 2030 में दोहा कतर में होगा। 2034 में रियाद सऊदी अरब में होगा। सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा के जनक की बात की जाए तो ये कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कहाँ पर? राज्यों में। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहाँ पर लागू है? तो याद रखिएगा ये लागू है आपके गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। और ये क्या है? एक DPSP है, नीति निदेशक तत्व है। गोवा से आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि देश का पहला हर घर जल वाला राज्य भी कौन सा है आपका? गोवा ही है। ओके, आर्टिकल 123 123। ओके, 123 के तहत कौन सी अध्यादेश की कौन सी शक्ति है? अध्यादेशी शक्ति। किसकी अध्यादेशी शक्ति? राष्ट्रपति की अध्यादेशी शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और सरकार को कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो जाए तो वो अध्यादेश पारित करके उस कानून को बना सकती है। इसकी अवधि क्या होती है? 6 महीने 6 सप्ताह। 6 महीने 6 सप्ताह के बाद ये कानून अगर संसद से पारित या विधानमंडल से पारित ना किया जाए तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ओके, और राज्यपाल की अध्यादेशी शक्तियां किस में है? तो इसका ही उल्टा हो जाएगा 213। ओके, किस में है राज्यपाल की? 213 में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2026 तक कितनी राशि के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य का रोड मैप जारी किया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, $3 बिलियन। $300 बिलियन के सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स 2026 रोड मैप को जारी किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। कौन है केंद्रीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री? अश्विनी वैष्णव है, जो रेल मंत्री भी हैं। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के सहयोग से 24 जनवरी को इस रोड मैप को जारी किया गया। 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत में 75 बिलियन का उत्पादन होता है, $75 बिलियन का। अब देखिए वर्तमान जो बात की जा रही है वो 75 बिलियन अरब डॉलर की है और लक्ष्य बड़ा है कि इसे 2026 में अगले 4 वर्षों में $300 बिलियन का करना है। ओके, जिसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? विदेशों में निर्यात को बढ़ावा देना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। इसमें जो सेमीकंडक्टर है इनके निर्माण के लिए निवेश किया जा रहा है, उसको PIL योजना के तहत भी शामिल किया गया है। लिविंग रूट ब्रिज ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेघालय में। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यूनेस्को से इसे लिविंग ब्रिज को किस में शामिल करने की? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की मांग की गई है। अनुमान समिति ये लोकसभा में सबसे बड़ी समिति होती है। ओके, ये बजट के
आय व्यय संबंधी अनुमानों को लगाती है। ओके, उस पर विचार विमर्श करती है। बजट प्रस्तुत होने वाला है तो पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति ये क्या करती है, तो ये सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसका निरीक्षण करती है, और अगर सरकार द्वारा किसी प्रकार का, किसी मंत्रालय द्वारा कोई घोटाला किया गया, कितना धन कहाँ लगाया गया, तो वो रिपोर्ट फिर लोक लेखा समिति संसद में रखवाती है। ओके, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निम्न में से किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया? राइट आंसर होगा ए, प्राजक्ता कोली। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इंडियन यूट्यूबर प्राजक्ता कोली को देश का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। यह विभिन्न सामाजिक कार्यों के साथ साथ जलवायु संबंधी कार्यों से भी जुड़ी रही। इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। याद रखिएगा किसका नाम, प्राजक्ता कोली का नाम। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ हुआ इसका आयोजन? याद रखिए हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ। जीता कौन? लद्दाख जीता। किसे हराकर जीता? चंडीगढ़ को हराकर जीता। क्लियर। नैरोबी, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का हेडक्वार्टर मिला, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस फ्रांस में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म याद रखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ, 2 डब्ल्यूटीओ हैं, एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और एक है आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्पेन के मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में। ओके, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा, जिसे हम बोलते थे विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग, क्या निर्यात उद्योग कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? तो जिसे हम क्या करते हैं, ना कोई लागत होती है ना कुछ, सिर्फ निर्यात किया जाता है, वो होता है पर्यटन। ओके, क्योंकि आपने कोई मंदिर बना दिए, हजारों पुरानों साल मंदिर है, लोग उसको देखने आ रहे हैं, इससे देश की इनकम होती है। लेकिन इसी पर्यटन उद्योग को 2020 से लेके 2022 तक सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ओके, आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के द्वारा पहली बार राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा केरल। किसने तैयार किया? केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में केरल द्वारा देश का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया गया है। पक्षी एटलस में केरल के सभी 351 प्रजातियों का उल्लेख किया गया है। इस एटलस में पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षियों को तैयार किया गया है, जैसे दुर्लभ पक्षी, उनसे संबंधित उनके आवास क्षेत्र आदि। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पी विजयन या पिनरई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। सहायक संधि कौन लेकर आया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली। कौन लेकर आया था? लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था। ओके, द्वैत शासन क्या होता है? तो 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसमें आई थी पहली बार द्वैत शासन की अवधारणा या डायरकी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरकी। इसमें क्या होता है? इसमें जो रिजर्व विषय होते हैं और हस्तांतरित विषय होते हैं। रिजर्व विषय गवर्नर जनरल या वायसराय के पास रहेगा, और हस्तांतरित विषय प्रांतों को दिए गए थे। बटलर समिति, बटलर समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका गठन 1927 में हुआ था। क्यों हुआ था? भारत सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार एवं जो देशी रियासतें थी उनके मध्य रिश्तों को सुधारने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, और बुद्ध के पूर्व जन्मों मतलब जातक कथाओं से ये संबंधित है। क्या? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे टीपू सुल्तान से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी। ओके, टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे, ये सही है। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे, और मैसूर में जो रेशम उद्योग था उसके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि जैकोबिन क्लब से वो जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया? पुर्तगाली सैनिक, जबकि बात किसके साथ शुरू किया था? फ्रांसीसी सैनिकों के साथ। ओके, हाल ही में मुंबई के एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रखने पर विवाद हो गया। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। वह हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के
नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर, नई भू राजस्व प्रणाली, कई सुधार उन्होंने किए थे। ओके, नई भू राजस्व प्रणाली के परिणाम स्वरूप मैसूर में रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत टीपू सुल्तान के समय हुई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया था। उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों से भी मदद ली थी। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षक भी था। उसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने में फ्रांसीसी सैनिकों को अपना समर्थन दिया था। टीपू सुल्तान स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य था, जो लोकतंत्र का समर्थक था। वह फतुल मुजाहिद्दीन का लेखक था, जिसमें रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है। फतुल मुजाहिद्दीन एक मिलिट्री मैनुअल था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इलाहाबाद सेवा समिति। इलाहाबाद सेवा समिति 1914 में गठित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू का नाम आपने सुना होगा 1953 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे आपके के.एम. पणिकर। ओके, याद रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय, इसका गठन 2021 में किया गया और इसके पहले मंत्री हैं अमित शाह। ओके, ओरछा और ग्वालियर, ये दोनों शहर मध्य प्रदेश से हैं और इन दोनों को यूनेस्को के सिटी लैंडस्केप प्रोग्राम में शामिल किया गया है। सिटी लैंडस्केप प्रोग्राम। क्लियर। बांस औद्योगिक बांस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला, तो याद रखिएगा असम में। कहाँ देखने को मिलेगा? असम में। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के किसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है और इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आपको देखना है यहाँ पर सत्य कथन। ओके, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। बिल्कुल सही। इसके जरिए उपग्रहों को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना है। ये भी सही। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका C, A और B दोनों। हाल ही में इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने, ये अभी चेयरमैन बने हैं। ओके, याद रखिएगा, नए चेयरमैन। अप्रैल 2022 में SSLV D1 माइक्रोसैट लॉन्च करने की बात कही है। SSLV के जरिए उपग्रह को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का एक कमर्शियल यूनिट है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। शैम्पेन जनजाति, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार में। कहाँ मिलेगी शैम्पेन जनजाति? ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगी। भारत और इजराइल ये अपने कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे कर चुके हैं और दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत ने इंडिया गेट को इजराइल और भारत के तिरंगे से भरी रोशनी से जगमगाया था और इजराइल ने अपने यहाँ के जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट या स्थल हैं उन्हें भारत और इजराइल के तिरंगे की रोशनी में चमकाया था। ओके, मध्य एशिया और भारत, इनकी पहली वर्चुअल बैठक शिखर सम्मेलन हुआ है और मध्य एशिया और भारत भी अपने संबंधों के 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पहले याद रखिए कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन विजयी हुआ? बाबर विजयी हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही रानी अब्बाक उल्लाल निम्न में से किस विजयनगर वंश की रानी थी? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा B, तुलुब। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अमर चित्र कथा के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के 75 गुमनाम नायकों पर 3 सचित्र पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। पहला भाग 20 महिलाओं को समर्पित है जिनका योगदान अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं है। रानी अब्बाका उल्लाल पहली तुलुब रानी थी जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ओडिशा की एक प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी थी जो पश्चिमी उड़ीसा में मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती। दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों का नाम याद रखिएगा। विजय केलकर समिति, इसका संबंध किससे है? तो GST से संबंधित है विजय केलकर समिति।
रंगनाथन समिति और सचिन तेंदुलकर समिति, दोनों का संबंध किससे है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। दोनों का संबंध किससे है? गरीबी रेखा के निर्धारण से है। ओके। जे चलैया समिति, इसका संबंध है कर सुधारों से। जे चलैया समिति कर सुधारों से बहुत पूछी जाती है ये समितियां, याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट हॉरिजन 2 प्रायोरिटी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, फिलीपींस से संबंधित है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया। भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस और फिलीपींस के बीच यह समझौता 28 जनवरी 2022 को हुआ है। यह सौदा लगभग 375 मिलियन डॉलर का है। ये समझौता है या ये सौदा है, इसकी परिकल्पना 2017 में की गई थी, लेकिन 2020 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के कार्यालय ने अपनी सेना में हॉरिजन 2 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में इसे शामिल करने को मंजूरी दी है। अब इसे मंजूरी मिली है फिलीपींस की सेना की तरफ से, तो अब ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत बेचेगा फिलीपींस को। 24वां संविधान संशोधन 1971 किसके समय हुआ? देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ। इसमें यह प्रावधान कर दिया था कि संसद के द्वारा पारित जो कानून होंगे उस पर अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी। ओके। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें भूमि सुधार से संबंधित थी 9वीं अनुसूची, इसे संविधान में जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय हुआ था। इसमें जो आपकी इलेक्शन वोट देने की जो एज थी उसको घटाकर कितना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और हाल ही में जया जेटली समिति को याद रखेंगे आप, जिसने लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का बोला है? 21 वर्ष करने का कहा है। क्लियर? याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा डिजिटल संसद ऐप से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सत्य? तो ए सत्य है। ठीक है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। इसका उपयोग केवल, देखो यहाँ पर आप सॉल्व करना सीखो, जहां पर सिर्फ, केवल, मात्र ये शब्द लग जाते हैं तो वहां डाउट आता है। ओके। इस ऐप का उपयोग लोकसभा की समितियों के सदस्य कर सकेंगे, तो ये भी रॉन्ग है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। इसे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से की गई पहल बताया जा रहा है, जिसके जरिए सांसद अपने नोटिस के स्टेटस, हाउस बुलेटिन आदि के बारे में इस ऐप के माध्यम से मोबाइल पर जान सकेंगे। भविष्य में इसके जरिए सांसद न केवल प्रश्नकाल के लिए प्रश्न भेज सकते हैं, बल्कि डिबेट, स्थगन प्रस्ताव आदि के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। सांसदों के अलावा लोग भी लोकसभा से संबंधित पुराना डाटा देख सकते हैं, जिसमें क्या शामिल होगा? भाषण और वाद विवाद शामिल होंगे। हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। वह निम्न में से किस संगठन या आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सर्वेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, हिंदू महासभा, हिंदू राहत आंदोलन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या डी उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई गई। वह भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर आर्य समाज से जुड़ गए थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर की जोड़ी को लाल बाल पाल कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। पंजाब में कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने 1917 में कहां पर? न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया था। 1926 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा का डिप्टी लीडर चुना गया था। उन्होंने 1897 में अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की भी स्थापना की थी। उनका संबंध हिंदू महासभा से भी था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राइट आंसर होगा ए, कर्नाटक।
बिलीगिरी रंगस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच में स्थित है। यह तमिलनाडु की सीमा पर दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है और इसका नाम रंगस्वामी मंदिर के नाम पर रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे संरक्षित रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ औषधीय गुणों वाले पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट है, समाचारों में चर्चा में रहा संविधान संशोधन। कौन सा? 77 संशोधन अधिनियम 1995 किससे संबंधित है? ओके, राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 16(4)(a). अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पदोन्नति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वह सार्वजनिक रोजगार में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता। नागराज मामले में अपने रुख की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा था कि सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। 77वें संविधान संशोधन 1995 के अनुच्छेद 16 में एक नया प्रावधान 16(4) जोड़ा गया। 16(4) के अनुसार एसटी और एससी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान अगर राज्य चाहे तो वो कर सकता है। ओके, 81वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 16 में एक और प्रावधान जोड़ा गया 16(4)(b). इसमें कहा गया कि किसी वर्ष यदि एसटी और एससी का आरक्षण नहीं भरा जाता तो उसे अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की पीएससी में आपके एससी एसटी के लिए 50 पद निकाले गए लेकिन भरे गए सिर्फ 30। ओके, तो इन्हें जो 20 पद बचेंगे उन्हें अगले वर्ष मतलब 2023 में क्या कर दिया जाएगा? एसटी एससी से ही भरा जाएगा, ना कि जर्नल और ओबीसी से। तो ये नियम भी किस आर्टिकल के तहत करा गया? 16(4)(b) के तहत। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा पेगासस से संबंधित गलत विकल्पों का चयन करें। वर्ष 2010 में स्थापित इजरायली फर्म एनएसओ के द्वारा पेगासस को विकसित किया गया था। यह जासूसी और तथाकथित जीरो क्लिक पर के माध्यम से मतलब काम करता है। ठीक है, इसमें मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भारत में 2017 में इजरायली स्पेयर पेगासस को खरीदा था। भारत के 10,000 नेता और अधिकारियों पर इसका प्रयोग किया गया। तो ये गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं और हमें गलत विकल्प देखना था, तो गलत क्या है? डी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 2017 में इजरायली स्पेवेयर पैसे से खरीदा था। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2010 में स्थापित इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के द्वारा पेगासस को विकसित किया गया था। यह जासूसी तथा कथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से की गई थी। ओके, जीरो क्लिक में फोन यूजर से किसी भी संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको किसी के मोबाइल की लोकेशन देखना है तो आपको उस पर कॉल करना होगा, तो आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाते हैं कि फोन कहाँ एक्टिव है। इसमें इस तरह की किसी तरह की आवश्यकता नहीं होती है। हाल ही में खबरों में रहा नियोकॉप वायरस किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया? राइट आंसर होगा ए, चाइना के वैज्ञानिकों द्वारा। वायरस चाइना में ही होते हैं और चाइना के वैज्ञानिक ही बताते हैं कि भाई वायरस आ गया है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में नियोकॉप वायरस मिला है। यह कोरोना वायरस के उपवर्ग से संबंधित है जिसे मैक्रो वायरस के नाम से भी जाना जा रहा है। यह अभी तक मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सका, मतलब मनुष्यों में अभी तक पाया नहीं गया, कोई भी एक केस नहीं मिला है। लेकिन भविष्यवाणी की गई है कि अगर 3 व्यक्तियों को ये वायरस होता है तो इसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यह सर्बिको वायरस से अलग है जो सार्स कोव 2 और सार्स कोव से संबंधित हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में आई कृत्रिम बर्फ से संबंधित सत्य कथन को पहचाने। यहाँ पर आएगा असत्य कथन। ओके, क्या होगा? असत्य कथन को पहचाने। बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स पहला विंटर ओलंपिक गेम्स है जिसमें 50% आर्टिफिशियल बर्फ और 50% नेचुरल बर्फ का प्रयोग किया जा रहा है। पहला विंटर ओलंपिक चोमोनिक्स में 1924 में खेला गया था। 4 फरवरी से बीजिंग विंटर ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। पहले विंटर ओलंपिक फ्रांस में 1924 में हुआ था। तो राइट आंसर है हमारे ये, बाकी तीनों सही हैं और हमें देखना है असत्य। तो असत्य क्या है? हमारा ए है। 4 फरवरी 2022 से बीजिंग में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। यह पहला अवसर है जब ओलंपिक में 100% कृत्रिम
जो बर्फ है या आर्टिफिशियल स्नो है उसका उपयोग किया जाएगा। कृत्रिम बर्फ मशीन से बनाई जा रही है। यह मशीन चाइना ने कहाँ से खरीदी है? इटली से खरीदी है। ओके, इटली से मशीनें खरीदी हैं कृत्रिम बर्फ बनाने के लिए। पहला विंटर ओलंपिक चौमोनिक्स फ्रांस में 1924 में हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से विंटर ओलंपिक और स्नो स्पोर्ट्स पर इसका खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बर्फ क्या हो रही है, तेजी से पिघल रही है, तो ये जो बर्फ वाले स्पोर्ट्स हैं ये भी प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निम्न में से किस देश से उसके ट्रस्ट फंड को खत्म कर देने की बात कही है? राइट आंसर होगा हमारा बी, अल सल्वाडोर। ये है आपका क्या? नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका साउथ अमेरिका। ओके, यहाँ पर आप बीच में जो मेक्सिको की खाड़ी के पास देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, यही है आपका अल सल्वाडोर। यहाँ आप बड़े मैप में देख सकते हैं इसके पड़ोसी निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला अल सल्वाडोर के पड़ोसी देश हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अल सल्वाडोर को $150 मिलियन के अपने ट्रस्ट फंड को खत्म कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना मुद्रा कोष के 190 सदस्य देश हैं। ओके, इसकी स्थापना 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप 1944 में की गई थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स निर्णय लेने वाला IMF का सर्वोच्च निकाय है। इसका उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। जब कोई देश IMF का सदस्य बनता है तो उसे अपने कोटे के रूप में पैसों का भुगतान यहाँ करना पड़ता है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में इन कानूनों के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत विभिन्न गतिविधियों, क्रियाओं को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है एवं इससे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बिल्डिंग को राष्ट्रीय ध्वज से ढकना, जानबूझकर झंडे को उल्टा डिस्प्ले करना, किसी भी कपड़े पर राष्ट्रीय ध्वज की कढ़ाई या छपाई करना, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खादी का ही होना चाहिए। ज्ञात है कि गणतंत्र दिवस का स्वतंत्रता दिवस सहित गणतंत्र दिवस वाह का नहीं है, ये वाह होगा है ना, वाह स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले फूलों के लिए एक पात्र के रूप में भारतीय ध्वज का उपयोग करना अपराध नहीं। मतलब आप ध्वज के अंदर फूल रख सकते हैं, वो अपराध नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप ध्वज में कोई और सामग्री रखते हो तो वो क्या होगा? अपराध होगा। आपके सवाल का जवाब देखिए, यहाँ पर जो ये संकल्प स्मारक है ये संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से, और ये आपके ऑप्शन में नहीं था। किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है संकल्प स्मारक। ये इससे जुड़ी हुई डिटेल है, आप इसे PDF से पढ़ लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।